वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर ये 4 है। 67 बीपीएससी प्रीलिम्स 2020 के लिए है। तो हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। 20 प्रश्न इसमें ऐड किए हैं मैंने, करंट अफेयर से रिलेटेड हैं और बीपीएससी का कल्चर है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 से 4 सेकंड का टाइम मिलेगा एक प्रश्न को पढ़ने के बाद अपना भी सोचना कि आंसर क्या हो सकता है। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज़ प्राप्त कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। अररिया, कटिहार तथा किशनगंज किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं बताइए। पूर्णिया, मगध, तिरहुत या दरभंगा, इनमें से कोई नहीं है। इनमें से एक से अधिक उत्तर यानी ई दिया जाएगा। अररिया, कटिहार और किशनगंज जिस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं वो है पूर्णिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत जो शामिल जिले हैं वो है पूर्णिया, अररिया, कटिहार तथा किशनगंज। गोगाबील झील का निर्माण किस या किन नदी या नदियों के द्वारा जो है वो हुआ है बताइए। महानंदा, कांखर, गंगा, गंडक। गोगाबील झील का निर्माण जो हुआ है जिन नदियों के द्वारा, उन नदियों के नाम है। एक तो है महानंदा रिवर, गंगा नदी भी है, मतलब उत्तर एक से अधिक हो गया, ई हो गया। कांखर भी है, ठीक है, गंडक नहीं है। फिर भी इसका आंसर क्या दिया जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ई। तो कटिहार जिले में स्थित है गोगाबील झील। ठीक है, इसको बिहार सरकार के द्वारा राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। और यह एक प्रकार की गोखुर झील है। ज्योग्राफी में पढ़ा है मैंने क्या होती है, जो एक स्थायी जल निकाय है और यह पूरी तरह से कभी भी नहीं सूखती। ठीक है, और इसका निर्माण जो है उत्तर में महानंदा नदी और कांखर नदी, दक्षिण में और पूरब में गंगा नदी द्वारा हुआ है। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है। चूना पत्थर कहाँ पर है बिहार में। कटिहार, पश्चिमी चंपारण, पटना या रोहतास। चूना पत्थर है बिहार में रोहतास में। ठीक है, बिहार के रोहतास और कैमूर जिलों में जो है चूना पत्थर पाया जाता है। तो डी करेक्ट है, क्योंकि कैमूर तो ऑप्शन में है नहीं, वरना ई हो जाता। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के राजपत्र द्वारा बिहार के किस या किन या खनिजों को गौण खनिज घोषित किया गया है। बिहार के किन खनिजों को गौण खनिज घोषित किया गया है। चूना पत्थर को, अभ्रक को, क्वार्ट्ज और सिलिका रेत, सभी को तो किया गया। उपरोक्त में से एक से अधिक, इसका आंसर हो जाएगा ई। तो देखिए, भारत के राजपत्र द्वारा चूना पत्थर, अभ्रक, क्वार्ट्ज और सिलिका रेत को जो है इनको गौण खनिज घोषित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। और गलत नहीं होगा तो आंसर क्या होगा, ई होगा। तो पश्चिमी चंपारण के उत्तर में नेपाल है, क्या ये बात सत्य है। और पश्चिमी चंपारण के दक्षिण में गोपालगंज जिला स्थित है। और पश्चिमी चंपारण के पूरब में पूर्वी चंपारण जिला स्थित है। और पश्चिमी चंपारण के पश्चिम में इसकी सीमा उत्तर प्रदेश के 2 जिलों को स्पर्श करती है। बताइए, 2 जिले या ज़्यादा जिले। पश्चिमी चंपारण के संबंध में पहला स्टेटमेंट सही है। पश्चिमी चंपारण के उत्तर में नेपाल है और इसके दक्षिण में गोपालगंज जिला है। पश्चिमी चंपारण के पूरब में पूर्वी चंपारण जिला और पश्चिमी चंपारण के पश्चिम की सीमा उत्तर प्रदेश के 2 जिलों को ही स्पर्श करती है। तो सारे के सारे करेक्ट हो गए। गलत अपने को ढूंढना, गलत कोई है नहीं, तो उपरोक्त में से कोई भी गलत नहीं है, तो ई इसका आंसर देंगे हम। तो पश्चिमी चंपारण के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में गोपालगंज जिला है, इसके पूरब में पूर्वी चंपारण जिला और पश्चिम में इसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश के 2 जिलों को स्पर्श करती है, पडरौना और देवरिया। ज्योतिराव फूले को महात्मा की उपाधि किसने दी थी। ज्योतिराव फूले को महात्मा की उपाधि दी थी विट्ठलराव कृष्ण जी वंदेकर ने, ऑप्शन नंबर बी। तो ज्योतिराव फूले का जन्म हुआ था 11 अप्रैल 1827 को। वह एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। एक अन्य सामाजिक कार्यकर्ता ने उन्हें 1888 में महात्मा यानी महान आत्मा की उपाधि दी थी और उनका नाम क्या है, विट्ठलराव कृष्ण जी वंदेकर। राजगीर महोत्सव किस प्रदेश में मनाया जाता है। बिहार में मनाया जाता है। तो राजगीर महोत्सव नृत्य और संगीत का एक आयोजन है जो बिहार राज्य के राजगीर में होने वाला उत्सव है।
या महोत्सव है और 3 दिनों तक ये चलता है और यह नालंदा जिला प्रशासन द्वारा बिहार के सांस्कृतिक विभाग और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की सहायता से आयोजित किया जाता है। वल्लभी रियासत किस काल के समकालीन थी? कुषाण काल, सल्तनत काल, मौर्य काल या गुप्त काल? गुप्त काल के। तो वल्लभी गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में भावनगर के निकट स्थित एक प्राचीन नगर है। यह प्राचीन मैत्रक रियासत या राज्य की राजधानी थी। वल्लभी राज्य गुप्त काल के समकालीन थी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने पहला शी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? ठीक है, महिलाओं और छात्राओं के लिए शी ऑटो, शी जैसे ही मेल के लिए, शी महिलाओं के लिए। ठीक है, ड्राइवर चालक महिलाएं हैं इसमें सभी। यह है कहाँ कहाँ? आंध्र प्रदेश में। तो छात्राओं और महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिलों में पुलिस के 3 शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं। पुलिस ने 3 शी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं जो राज्य में अपनी तरह का पहला है। 10वां प्रश्न है, यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? देखिए, भरतनाट्यम होता तो वो तो तमिलनाडु का होता, कथकली केरल का है, कुचिपुड़ी होता तो आंध्र प्रदेश का होता और कथक होता तो उत्तर प्रदेश का होता। यहाँ यक्षगान तो कर्नाटक का हो गया, सी। ये याद रखिएगा, सबको मैच वैच करने के लिए पूछ लेते हैं। तो यक्षगान कर्नाटक प्रदेश की एक सामुदायिक नाटक और नृत्य शैली है। यह कला आर्ट अथवा वेलाट नाम से भी जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में यूपीएससी के नए चेयरमैन बनाए हैं। इससे पहले कौन थे? इससे पहले थे प्रदीप कुमार जोशी 2020 से 22 तक, और अभी हैं बन गए हैं नए वाले, ये हैं मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर डी है इसका आंसर। कभी डीपी अग्रवाल का समय था, 2008 से लेकर 2014 तक बने थे ये। ठीक है, फिर 2014 में ही रजनी राजदान आए और 14 में ही चले गए। फिर दीपक गुप्ता आए, ठीक है, 14 से 16 तक। तो फिलहाल आंसर क्या है इसका? मनोज सोनी, ऑप्शन नंबर डी। तो राजनीतिक विज्ञान के विद्वान मनोज सोनी को संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी का नया चेयरमैन जो है वो नियुक्त किया गया है। मनोज सोनी की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में माहिर हैं वो, और उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय और MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के कुलपति के रूप में भी काम किया है। वह स्वतंत्र भारत के सबसे कम उम्र के कुलपति भी थे। श्रीमंत शंकर देव का संबंध किस राज्य से है? असम या तेलंगाना? असम से। तो श्रीमंत शंकर देव का जन्म हुआ था असम के नौगांव जिले के बरदोबा के समीप अलीपुखरी में। ठीक है, और श्रीमंत शंकर देव असमिया भाषा के अत्यंत प्रसिद्ध कवि, नाटककार, सुगायक, नर्तक, समाज संगठक एवं हिंदू समाज सुधारक थे। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला है कहाँ पर? मतलब कौन सा है वो शिल्प मेला, दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला? चैती का मेला नहीं है, पुष्कर मेला नहीं है, नौचंदी का मेला मेरठ नहीं है, यह है सूरज कुंड मेला, ऑप्शन नंबर डी। तो सूरज कुंड मेला भारत के हस्तशिल्प, हथकरघा और सांस्कृतिक विरासत की एक समृद्धि एवं विविधता को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही यह विश्व का सबसे बड़ा शिल्प मेला है और वर्ष 2022 के लिए इसका जो थीम स्टेट है वो है जम्मू कश्मीर और जो भागीदार राष्ट्र है वो है उज्बेकिस्तान। याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। वर्ष 2022 का एवेल प्राइज या पुरस्कार किसे दिया जाएगा? किसे दिया जाएगा? डेनिस पर्नेल सुलिवन, डेनिस पर्नेल सुलिवन, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर ने हाल ही में यानी वर्ष 2022 के एवेल पुरस्कार की घोषणा की है और इस वर्ष यह पुरस्कार अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पर्नेल सुलिवन को दिया जाएगा। और डेनिस पर्नेल सुलिवन को यह पुरस्कार टोपोलॉजी के बीजगणितीय, ज्यामितीय और सक्रिय दृष्टिकोण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया जा रहा है। याद रखिएगा, एवेल पुरस्कार 2022, डेनिस पर्नेल सुलिवन। इसकी जो करंट अफेयर्स है, ठीक है, वो यूपीपीसीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और बीपीएससी के लिए, और बीपीएससी के जो यूपीपीएससी के जो करंट अफेयर्स है वो बीपीएससी के लिए भी और यूपीपीएससी के लिए भी। ठीक है,
एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो विश्व प्रसिद्ध डल झील के किनारों पर, ठीक है, जबरवान पहाड़ियों की घाटी में स्थित है एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन। देखिए, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में स्थित इस प्रतिष्ठित ट्यूलिप गार्डन में 1.5 मिलियन से अधिक ट्यूलिप पौधे मौजूद हैं और जबरवान पहाड़ियों की तलहटी पर स्थित यह एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। लगभग 30 हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन को वर्ष 2007 में कश्मीर घाटी में फूलों की खेती और पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ठीक है, नाम क्या है इसका? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन। पूरा स्थापित कब किया गया था? वर्ष 2007 में। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये ऐसे प्रश्न भी पूछ लेता है पीसीएस की परीक्षाओं में। कर्नाटक के बेंगलोर में। तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड सभी भारतीय बैंक नोटों को छापने का काम करती है और देश में सिक्कों और बैंक नोटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के उद्देश्य से इसे वर्ष 1995 में स्थापित किया गया था। देश की अधिकांश बैंक नोट आवश्यकताओं की पूर्ति भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड यानी BRVNMPL द्वारा की जाती है और BRVNMPL का मुख्यालय है कर्नाटक के बेंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। भारतीय रिजर्व बैंक ने बणिका नामक एक स्याही उत्पादक इकाई की स्थापना की है कहाँ पर? कर्नाटक में की है, मैसूर में। तो भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने कर्नाटक के मैसूर में वणिका नामक एक स्याही उत्पादक इकाई की स्थापना की है। इस नई इकाई को RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने राष्ट्र को समर्पित किया है। तो ए करेक्ट है इसका। एरामेटी डिब्बालू कहाँ स्थित है? हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं यूपी PCS के टेस्ट में इसकी। यह है आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। तो एरामिट्टी डिब्बालू को रेड सैंड हिल्स भी कहा जाता है और यह एक अधिसूचित राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक है जो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ या उर्वरक धरातलीय जल में घुलकर पानी में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ाते हैं या बढ़ाता है? फास्फोरस बढ़ाता है, पोटेशियम बढ़ाता है, जिंक, नाइट्रोजन, सभी उपरोक्त में से एक से अधिक देंगे इसका आंसर हम। तो देखिए, कृषि क्षेत्र में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस और जिंक शामिल होते हैं जो जल के साथ घुलकर भूमिगत जल में पहुंच जाते हैं और ये उर्वरक धरातलीय जल में नाइट्रेट की मात्रा को बढ़ा देते हैं जो भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया? भूमिगत जल तो प्रदूषित हो गया और यही कारण है कि भारत में अब भूमिगत जल पीने योग्य नहीं रहा लगभग। क्वेश्चन नंबर 20 पर आज अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पूरी तरह से बैक्टीरिया से होने वाले रोगों का है? पूरी तरह से बैक्टीरिया से होने वाले रोग, चलो एलिमिनेट करेंगे। पहले वायरस को पकड़ेंगे। अगर वायरस किसी में हुआ तो रेबीज वायरस से होने वाला है, पोलियो वायरस से होने वाला है, मेनिंजाइटिस वायरस से होने वाला, सारे के सारे वायरस हो गए। ठीक है, काली खांसी बैक्टीरिया है, प्लेग बैक्टीरिया है, लेकिन खसरा तो वायरस है तो ये भी कट गया। सिफिलिस बैक्टीरिया है, कोड़ बैक्टीरिया है, लेकिन डेंगू फीवर है वायरस, तो ये भी कट गया। अब पहले को देखते हैं। हैजा या कोलेरा बैक्टीरिया है, टाइफाइड साल्मोनेमा टाइफी बैक्टीरिया है, डिफ्थीरिया बैक्टीरिया, ये युग्म सारे के सारे बैक्टीरिया से होने वाले रोगों या बीमारी का है। तो ए विकल्प इसका सही हो जाता है। ये सब पता होने चाहिए आपको, बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, वायरस से कौन कौन से होते हैं, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील, कौन सा वसा में घुलनशील, पूछ लिया जाता है। तो ट्रिक है इसकी, याद कर लीजिएगा इसको। तो कौन कौन से होते हैं बैक्टीरिया से होने वाले? गोनोरिया है, टिटनेस है, निमोनिया है, कोड़ है, क्षय रोग है, टाइफाइड है, सिफिलिस है, डिफ्थीरिया है, प्लेग है, काली खांसी है, हैजा या कोलेरा। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। धन्यवाद।